Hello everyone, myself Dr. Pooja Yadav and welcome to my YouTube channel and welcome to a new video and new topic। तो आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने पीछे भी एक वीडियो में पूछा था मुझसे कि भाई गर्भपात के बारे में कैसे कैसे गर्भपात होता है। तो मैं आज आपको गर्भपात किस किस वजह से होता है उसके बारे में बताऊंगी और डिटेल में ही बताऊंगी कि क्या आपको टेस्ट करवाना है, क्या आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं और क्यों गर्भपात होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं, अपना मिलते हैं टॉपिक के साथ। तो रही बात गर्भपात की, तो गर्भपात के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जिस महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उनके हस्बैंड का, तो चांसेस हैं 80% की आपको गर्भपात होगा। तो उसके लिए हमें एंटी-डी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। वो कब लगवाना पड़ता है? जब बेबी आपका हो जाता है आउट और उसके बाद बेबी का ब्लड ग्रुप अगर माँ के ब्लड ग्रुप का ही है, मतलब नेगेटिव है, तो नहीं लगवाना, और अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली लगवाना है। और अगर हस्बैंड नेगेटिव है पहले से ही और वाइफ भी नेगेटिव है तो फिर एंटी-डी की नीड नहीं होती है। ये तो बात हुई बेबी के आउट होने की बाद। और उससे पहले भी जब आपका 7th मंथ होता है, यानी 28 वीक्स होते हैं, 28 वीक्स से 32 वीक्स तक भी आप एंटी-डी का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों लगवाना चाहिए? तो क्या होता है कि इसमें एनामलीज का बच्चा क्रिएट होता है कि जब हमें 7th मंथ में या फिर पहले से ब्लीडिंग हो जाती है कोई भी, तो ब्लड ग्रुप का पता नहीं चलता है, तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है। तो उस वजह से जो इम्यूनाइजेशन हम करते हैं, एंटी-डी लगाते हैं, तो उस वजह से बच्चे में डिफॉर्मिटी हो जाती है और बार बार गर्भपात होने के चांस रहते हैं। और कई महिलाएं पूछती हैं कि जी मेरा पहला बच्चा ठीक है, तो मैं आप उन लोगों को ये कंफर्म कर देती हूँ कि पहला बच्चा स्वस्थ ही होता है, उसके बाद ही गर्भपात की शिकायत होती है। तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। तो जिन महिलाओं को मैं एक नॉलेज की बात यही बता रही हूँ कि ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना और समझना भी इसको। तो एंटी-डी का इंजेक्शन लगवाना है जिससे आपका गर्भपात ना होए, बार बार गर्भपात होने से आप बचें। दूसरा क्या है कि दूसरा इंजेक्शन का टाइमिंग क्या है। इंजेक्शन आफ्टर बेबी यानी बर्थ होने के बाद कब लगवाना चाहिए? तो इसका टाइमिंग है 72 घंटे तक। आपको 72 घंटे तक यानी 3 दिन का आपके पास टाइम होता है एंटी-डी का। उसमें डोज होती है 150 mg और 300 mg का होता है। तो आपको वो इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर अंदर लगवाना है, इसके बाद वो इंजेक्शन नहीं लगेगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और कंफर्म कर देती हूँ, जिन महिलाओं को एक बच्चा हो गया है, मान लो फर्स्ट आपको बेबी बॉय हुआ है, ठीक है, उसके बाद कई बार महिलाएं बच्चा रखना नहीं चाहती हैं, ठीक है भाई हमें और नहीं करना है, तो मैं उन महिलाओं को कंफर्म कर देती हूँ या तो वो मल्टीलोड लगवाएं या फिर अपना कुछ और सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं, ठीक है, बच्चा ना करें। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है क्या नहीं, आपको बार बार एमटीपी किट खानी पड़ती है, तो उसमें भी एंटी-डी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो वो बहुत कॉस्टली लगता है। तो इसलिए इस चीज़ से आप बचें। ये एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपको नॉलेज मैं दे रही हूँ, इस चीज़ से आप बिल्कुल बचें। या तो आप मल्टीलोड का यूज करें या सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं। और जिन महिलाओं को मान लो बेबी बॉय की बजाय बेबी गर्ल होता है और वो बार बार, वो भी तो कई बार अबॉर्शन करवा लेती हैं, भाई हमें अभी नहीं करना, हमारा छोटा बेबी है, तो उनको भी ये जरूरत पड़ेगी। तो कृपा करके इन चीज़ों से आप बचें, ठीक है। एक तो ये गर्भपात का फैक्टर ब्लड ग्रुप का होगा। दूसरा आपको एक टॉर्च टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें 4 बीमारी होती है, TORCH, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, R फॉर रूबेला, H फॉर herpes, C फॉर साइटोमेगालस। तो ये एंटीबॉडीज होती हैं IgG IgM। तो ये टॉर्च हमें टेस्ट करवाना होता है। ये एक वैक्सीन्स होती हैं, हो सकता है हमें पहले वैक्सीन्स ना लगी हो, उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को 4 में से किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1, कोई भी आ जाता है, कोई भी एक बीमारी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी बार बार गर्भपात होता है और बार बार बच्चा गिरता रहता है। तो वो आपको टॉर्च टेस्ट जरूर करवाना है, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर तो आपके ये हो गए हैं। और अबॉर्शन के ये भी चांस रहते हैं कि अगर आपके गर्भ में रिसोली है, ठीक है,
है। फाइब्रोइड यूट्रस है तो भी आपको चांस रहता है बार बार बच्चा गिरने का। तो फाइब्रोइड यूट्रस अगर किसी महिला को बच्चा एक भी नहीं है और उसका बार बार गिर रहा है, तो अगर 16 mm से 15 mm से कम का है फाइब्रोइड, तो मैं डेफिनेटली श्योरिटी देती हूँ कि आपकी रिसोली को मेल्ट हो जाएगी और आप कंसीव कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, भाई आपको लेप्रोस्कोपिक हो सकता है, वो दूरबीन से हटवानी पड़े, वो एक अलग फैक्टर है। तो तीसरा कारण हमने बताया कि गर्भ की रिसोली का हो जाना, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बच्चा गिरता है। फोर्थ रीज़न ये है कि जो बार बार महिलाएं एमटीपी किट का यूज करती हैं, बार बार करती हैं, और बार बार वही महिलाएं करती हैं जो बोलती हैं कि मुझे अभी स्टडी कंप्लीट करनी है और मुझे अभी बच्चा नहीं रखना है, तो उसकी वजह से बच्चादानी कमज़ोर हो जाती है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है, बार बार बच्चा गिरता रहता है, और जब वो कंसीव करना चाहती हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि मेरा बच्चा फिर अबॉर्ट हो गया है। वो फिर अबॉर्ट का मीन्स मतलब पहले तो उन्होंने किया और उसके बाद उनको अबॉर्ट हुआ है, तो उनको ये दिमाग में नहीं आता कि आपने कितनी बार एमटीपी किट ली है या कितनी बार आपने डीएनसी करवाई है, सफाई करवाई है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है। तो मैं फिलहाल आपको ये बता देती हूँ कि नाउ ए डेज बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस के चांस रहते हैं। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पहले सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं, और अगर आपको कंसीव हो भी जाता है तो आप उस बच्चे को ना गिराएं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे कि गर्भपात होने के। और भी बहुत सारे रीजन है, जिसको सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है, जो सर्वेसाइटिस रहता है, उनको भी बार बार गर्भपात की शिकायत रहती है। तो मतलब मेनली इसमें मैं सिर्फ ये 2 ही फैक्टर को कंक्लूजन के हिसाब से बता रही थी कि क्योंकि इन्हीं की वजह से मतलब एक नॉलेज नहीं थी लोगों में और एक अवेयरनेस नहीं थी। पता है सबको, सारे डॉक्टर्स मतलब बता नहीं पाते हैं, मतलब उनको पता है, वो लिख भी देते हैं भाई आपको ये लगेगा, बट यहाँ पेशेंट क्या सोचता है कि मुझे ये तो पता हो कि किस चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है, क्या लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने बता दिया है कि ब्लड ग्रुप का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा। दूसरा, आपको ये ब्लीडिंग अगर हो भी जाती है, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना ही है। अगर आपको ब्लीडिंग हो भी जाती है, मान लो आपने कंसीव कर लिया है, तो डुफास्टोन की 10 mg की टैबलेट 40 mg में, यानी 4 टैबलेट आपको तुरंत खा लेनी है, जिससे आपको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक की होती है, सॉर्बिट्रेट होती है, हम जीभ के नीचे रखते हैं डेपिन को, सेम उसी प्रकार से आपको डुफास्टोन की 40 mg की टैबलेट स्टेट डोज में लेके और फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। वहाँ जाके आपको इंजेक्शन लगेंगे, और ठंडे इंजेक्शन जो आपकी भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठंडा इंजेक्शन जिसको हम SCG बोलते हैं। और SCG की यूनिट में यहाँ भी कंफर्म कर देती हूँ कि लोग 5000 यूनिट लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको 10,000 यूनिट होगी व्हेन शी ब्लीड्स। जब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आपको 10,000 यूनिट लगेगा फर्स्ट डोज, उसके बाद लगता है फिर 5000, और वो भी टिल 20 वीक्स, यानी 5 महीने तक का है। जब शुरू में आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो जैसे कई महिला बताती है कि मुझे 7 दिन में इंजेक्शन लगता है, मुझे 14 दिन में लगता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग की शिकायत हो भी जाती है और अगर बच्चे की धड़कन आ जाती है, अल्ट्रासाउंड में वाइबल प्रेगनेंसी आती है, लाइव बच्चा आता है, तो आपको 10,000 यूनिट लगवानी है, ठीक है। उसके बाद और आपको डुफास्टोन की 4 टैबलेट लेके डॉक्टर के पास पहुंचना है। तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या है कि प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगाते हैं। मैं उनको डिनाई नहीं कर रही, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो IM लगता है ना, तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन रहता है और बहुत दिन तक वो बर्फ को भी लगाती रहती है, आइस उस पर लगाती रहती है। तो आजकल अच्छे अच्छे इंजेक्शंस, एक्टिव फॉर्म के इंजेक्शंस चले हुए हैं, तो आप उन इंजेक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो SCG का 10,000 यूनिट जब आपको ब्लीड होता है तो, और डुफास्टोन 40 mg टैबलेट स्टेट में लेकर आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। और उसके बाद आपको जो पाँव है, पाँव को ऊपर रखना है, ठीक है, और उसके नीचे कुछ भी आप अपना कुछ भी तकिया वगैरह या फिर कोई भी हैवी चीज़ लगा के रखना है, ताकि ब्लीड ना होए। मिलने के बिल्कुल परहेज रहेंगे, आपस में इंटीमेट नहीं होना है, मिलना नहीं है, हैवी वर्क नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए, जैसे मान लो गर्भपात होता है, पहले तो मैंने इसमें गर्भपात का बताया और गर्भपात से बचने के उपाय भी बता रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको बिल्कुल इंटीमेट नहीं होना, काम भी मतलब छोटा मोटा हो सकता है, ज़्यादा बेड पे भी नहीं रहना है। और आपको इंजेक्शन की डोज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, SCG 10,000 यूनिट लगवानी है आपको। और डूफास्टोन की टैबलेट TDS डोज लेनी है 4 स्टेट के बाद, यानी 4 इकट्ठी खा के उसके बाद TDS रखना है जब तक कि एंटिल ब्लीडिंग स्टॉप, जबकि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती है। उसके बाद आपको एक सुबह एक शाम कर लेनी है, धीरे धीरे करके 1 डोज पे आपको 10 mg की OD डोज पे आ जाना है। उसके साथ साथ आपको जब ये ब्लीड होता है तो बहुत सारी लेडीज़ की ये क्वेरी होती है कि मेरे बच्चे में कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं हो जाएगी, कोई एनामलीज तो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए आपको फोलिक एसिड जो आप ले रहे हो वो लो, लेकिन फोलिक एसिड में एक एक्टिव फॉर्म चला हुआ है, DHA बोलते हैं जिसको, डोकोक्सा हेक्सोइक पेंटोइक एसिड। एक EPA होता है, एक DHA होता है, डोकोक्सा हेक्सोइक एसिड, EPA4 इपोइक पेंटोइक एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको लेनी है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है जिससे बच्चे का ब्रेन, रेटिना सब डेवलपमेंट होगी, उससे ब्रेन कोई भी ऑर्गन की एनामलीज नहीं रहेगी। तो आपको ये 2 गोली का प्रयोग करना है। और साथ में आपको जैसे कोई भी उल्टी, उबाक, कच्चा मन, नोजिया, वोमिट जो भी रहता है उसके लिए आप डॉक्सीवाइस रामेटिल का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी ये है 8059097603। और मेरी कंसल्ट फीस रहेगी 100 रुपीज़ ऑनलाइन, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना, कोई भी क्वेरी हो तो पूछना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे मिथ को जानने के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Hello everyone, myself Dr. Pooja Yadav and welcome to my YouTube channel and welcome to a new video and new topic। तो आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने पीछे भी एक वीडियो में पूछा था मुझसे कि भाई गर्भपात के बारे में, कैसे कैसे गर्भपात होता है। तो मैं आज आपको गर्भपात किस किस वजह से होता है उसके बारे में बताऊंगी, और डिटेल में ही बताऊंगी कि क्या आपको टेस्ट करवाना है, क्या आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं और क्यों गर्भपात होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपना, मिलते हैं टॉपिक के साथ। तो रही बात गर्भपात की, तो गर्भपात के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जिस महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उनके हस्बैंड का, तो चांसेस हैं 80% की आपको गर्भपात होगा। तो उसके लिए हमें NTD इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। वो कब लगवाना पड़ता है? जब बेबी आपका हो जाता है आउट, और उसके बाद बेबी का ब्लड ग्रुप अगर माँ के ब्लड ग्रुप का ही है, मतलब नेगेटिव है, तो नहीं लगवाना, और अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली लगवाना है। और अगर हस्बैंड नेगेटिव है पहले से ही और वाइफ भी नेगेटिव है तो फिर NTD की नीड नहीं होती है। ये तो बात हुई बेबी के आउट होने की बात। और उससे पहले भी जब आपका 7th मंथ होता है, यानी 28 वीक्स होते हैं, 28 वीक्स से 32 वीक्स तक भी आप NTD का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों लगवाना चाहिए? तो क्या होता है कि इसमें एनामलीज का बच्चा क्रिएट होता है कि जब हमें 7th मंथ में या फिर पहले से ब्लीडिंग हो जाती है कोई भी, तो ब्लड ग्रुप का पता नहीं चलता है, तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है। तो उस वजह से जो इम्यूनाइजेशन हम करते हैं, NTD लगाते हैं, तो उस वजह से बच्चे में डिफॉर्मिटी हो जाती है और बार बार गर्भपात होने के चांस रहते हैं। और कई महिलाएं पूछती हैं कि जी मेरा पहला बच्चा ठीक है, तो मैं आप उन लोगों को ये कंफर्म कर देती हूँ कि पहला बच्चा स्वस्थ ही होता है, उसके बाद ही गर्भपात की शिकायत होती है। तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। तो जिन महिलाओं को मैं एक नॉलेज की बात यही बता रही हूँ कि ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना और समझना भी इसको। तो NTD का इंजेक्शन लगवाना है जिससे आपका गर्भपात ना होए, बार बार गर्भपात होने से आप बचें। दूसरा क्या है कि इंजेक्शन का टाइमिंग क्या है। इंजेक्शन आफ्टर बेबी यानी बर्थ होने के बाद कब लगवाना चाहिए? तो इसका टाइमिंग है 72 घंटे तक। आपको 72 घंटे तक यानी 3 दिन का आपके पास टाइम होता है NTD का। उसमें डोज होती है 150 mg और 300 mg का होता है। तो आपको वो इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर अंदर लगवाना है, इसके बाद वो इंजेक्शन नहीं लगेगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और कंफर्म कर देती हूँ, जिन महिलाओं को एक बच्चा हो गया है, मान लो फर्स्ट आपको बेबी बॉय हुआ है, ठीक है, उसके बाद कई बार महिलाएं बच्चा रखना नहीं चाहती हैं,
ठीक है भाई हमें और नहीं करना है, तो मैं उन महिलाओं को कंफर्म कर देती हूँ या तो वो मल्टीलोड लगवाएं या फिर अपना कुछ और सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं। ठीक है, बच्चा ना करें, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है क्या नहीं। आपको बार बार एमटीपी किट खानी पड़ती है, तो उसमें भी एंटी डी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो वो बहुत कॉस्टली लगता है। तो इसलिए इस चीज़ से आप बचें। ये एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपको नॉलेज मैं दे रही हूँ। इस चीज़ से आप बिल्कुल बचें, या तो आप मल्टीलोड का यूज करें या सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं। और जिन महिलाओं को मान लो बेबी बॉय की बजाय बेबी गर्ल होता है और वो बार बार वो भी तो कई बार अबॉर्शन करवा लेती हैं, भाई हमें अभी नहीं करना, हमारा छोटा बेबी है, तो उनको भी ये जरूरत पड़ेगी। तो कृपा करके इन चीज़ों से आप बचें। ठीक है, एक तो ये गर्भपात का फैक्टर ब्लड ग्रुप का होगा। दूसरा आपको एक टॉर्च टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें 4 बीमारी होती है, TORCH, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, R फॉर रूबेला, H फॉर herpes, C फॉर साइटोमेगालस। तो ये एंटीबॉडीज होती हैं IgG, IgM। तो ये टॉर्च हमें टेस्ट करवाना होता है। ये एक वैक्सीन होती हैं, हो सकता है हमें पहले वैक्सीन ना लगी हो, उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को 4 में से किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1, कोई भी आ जाता है, कोई भी एक बीमारी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी बार बार गर्भपात होता है और बार बार बच्चा गिरता रहता है। तो वो आपको टॉर्च टेस्ट जरूर करवाना है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर तो आपके ये हो गए हैं। और अबॉर्शन के ये भी चांस रहते हैं कि अगर आपके गर्भ में रिसोली है, ठीक है, फाइब्रोइड यूट्रस है, तो भी आपको चांस रहता है बार बार बच्चा गिरने का। तो फाइब्रोइड यूट्रस अगर किसी महिला को बच्चा एक भी नहीं है और उसका बार बार गिर रहा है, तो अगर 16 mm से 15 mm से कम का है फाइब्रोइड, तो मैं डेफिनेटली श्योरिटी देती हूँ कि आपकी रिसोली को मेल्ट हो जाएगी और आप कंसीव कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, भाई आपको लेप्रोस्कोपिक हो सकता है, वो दूरबीन से हटवानी पड़े, वो एक अलग फैक्टर है। तो तीसरा कारण हमने बताया कि गर्भ की रिसोली का हो जाना, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बच्चा गिरता है। 4th रीज़न ये है कि जो बार बार महिलाएं एमटीपी किट का यूज करती हैं, बार बार करती हैं, और बार बार वही महिलाएं करती हैं जो बोलती हैं कि मुझे अभी स्टडी कंप्लीट करनी है और मुझे अभी बच्चा नहीं रखना है, तो उसकी वजह से बच्चादानी कमज़ोर हो जाती है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है, बार बार बच्चा गिरता रहता है, और जब वो कंसीव करना चाहती हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि मेरा बच्चा फिर अबॉर्ट हो गया है। वो फिर अबॉर्ट का मीन्स मतलब पहले तो उन्होंने किया और उसके बाद उनको अबॉर्ट हुआ है, तो उनको ये दिमाग में नहीं आता कि आपने कितनी बार एमटीपी किट ली है या कितनी बार आपने डीएनसी करवाई है, सफाई करवाई है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है। तो मैं फिलहाल आपको ये बता देती हूँ कि नाउ ए डेज बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस के चांस रहते हैं। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पहले सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं, और अगर आपको कंसीव हो भी जाता है तो आप उस बच्चे को ना गिराएं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे कि गर्भपात होने के। और भी बहुत सारे रीजन है, जिसको सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है, जो सर्वेसाइटिस रहता है, उनको भी बार बार गर्भपात की शिकायत रहती है। तो मतलब मेनली इसमें मैं सिर्फ ये 2 ही फैक्टर को कंक्लूजन के हिसाब से बता रही थी कि क्योंकि इन्हीं की वजह से मतलब एक नॉलेज नहीं थी लोगों में और एक अवेयरनेस नहीं थी। पता है सबको, सारे डॉक्टर्स मतलब बता नहीं पाते हैं, मतलब उनको पता है, वो लिख भी देते हैं भाई आपको ये लगेगा, बट यहाँ पेशेंट क्या सोचता है कि मुझे ये तो पता हो कि किस चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है, क्या लगा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैंने बता दिया है कि ब्लड ग्रुप का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा। दूसरा, आपको ये ब्लीडिंग अगर हो भी जाती है, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना ही है। अगर आपको ब्लीडिंग हो भी जाती है, मान लो आपने कंसीव कर लिया है, तो डुफास्टोन की 10 mg की टैबलेट 40 mg में यानी 4 टैबलेट आपको तुरंत खा लेनी है, जिससे आपको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक की होती है, सोर्बिट्रेट होती है, हम जीभ के नीचे रखते हैं डेपिन को, सेम उसी प्रकार से आपको डुफास्टोन की 40 mg की टैबलेट स्टेट डोज में लेके और फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। वहाँ जाके आपको इंजेक्शन लगेंगे, और ठंडे इंजेक्शन जो आपकी भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठंडा इंजेक्शन जिसको हम SCG बोलते हैं। और SCG की यूनिट में यहाँ भी कंफर्म कर देती हूँ कि लोग 5000 यूनिट लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको 10,000 यूनिट होगी व्हेन शी ब्लीड्स। जब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आपको 10,000 यूनिट
लगेगा फर्स्ट डोज, उसके बाद लगता है फिर 5000, और वो भी टिल 20 वीक्स, यानी 5 महीने तक का है। जब शुरू में आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो जैसे कई महिला बताती है कि मुझे 7 दिन में इंजेक्शन लगता है, मुझे 14 दिन में लगता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग की शिकायत हो भी जाती है और अगर बच्चे की धड़कन आ जाती है, अल्ट्रासाउंड में वाइबल प्रेगनेंसी आती है, लाइव बच्चा आता है, तो आपको 10,000 यूनिट लगवानी है, ठीक है। उसके बाद और आपको डूफास्टोन की 4 टैबलेट लेके डॉक्टर के पास पहुंचना है। तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या है कि प्रोजेस्टोन इंजेक्शन लगाते हैं। मैं उनको डिनाई नहीं कर रही, प्रोजेस्टोन इंजेक्शन जो है वो आईएम लगता है ना, तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन रहता है और बहुत दिन तक वो बर्फ को भी लगाती रहती है, आइस उस पर लगाती रहती है। तो आजकल अच्छे अच्छे इंजेक्शंस, एक्टिव फॉर्म के इंजेक्शंस चले हुए हैं, तो आप उन इंजेक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो एससीजी का 10,000 यूनिट जब आपको ब्लीड होता है तो, और डूफास्टोन 40 mg टैबलेट स्ट्रेट में लेकर आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। और उसके बाद आपको जो पाँव है, पाँव को ऊपर रखना है, ठीक है। और उसके नीचे कुछ भी आप अपना कुछ भी तकिया वगैरह या फिर कोई भी हैवी चीज़ लगा के रखना है, ताकि ब्लीड ना होए। मिलने के बिल्कुल परहेज रहेंगे, आपस में इंटीमेट नहीं होना है, मिलना नहीं है, हैवी वर्क नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए, जैसे मान लो गर्भपात होता है, पहले तो मैंने इसमें गर्भपात का बताया और गर्भपात से बचने के उपाय भी बता रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको बिल्कुल इंटीमेट नहीं होना, काम भी मतलब छोटा मोटा हो सकता है, ज़्यादा बेड पे भी नहीं रहना है। और आपको इंजेक्शन की डोज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, एससीजी 10,000 यूनिट लगवानी है आपको। और डूफास्टोन की टैबलेट टीडीएस डोज लेनी है 4 स्टेट के बाद, यानी 4 इकट्ठी खा के उसके बाद टीडीएस रखना है, जब तक कि एंटिल ब्लीडिंग स्टॉप, जबकि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती है। उसके बाद आपको एक सुबह एक शाम कर लेनी है, धीरे धीरे करके 1 डोज पे आपको 10 mg की ओडी डोज पे आ जाना है। उसके साथ साथ आपको जब ये ब्लीड होता है तो बहुत सारी लेडीज़ की ये क्वेरी होती है कि मेरे बच्चे में कोई डिफॉर्मेटीज तो नहीं हो जाएगी, कोई एनामलीज तो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए आपको फोलिक एसिड जो आप ले रहे हो वो लो, लेकिन फोलिक एसिड में एक एक्टिव फॉर्म चला हुआ है, डीएचए बोलते हैं जिसको, डोकोक्सा हेक्सोइक पेंटोइक एसिड। एक ईपीए होता है, एक डीएचए होता है, डोकोक्सा हेक्सोइक एसिड, ईपीए4 इपोइक पेंटोइक एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको लेनी है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिससे बच्चे का ब्रेन, रेटिना सब डेवलपमेंट होगी, उससे ब्रेन कोई भी ऑर्गन की एनामलीज नहीं रहेगी। तो आपको ये 2 गोली का प्रयोग करना है। और साथ में आपको जैसे कोई भी उल्टी, उबाक, कच्चा मन, नोजिया, वोमिट जो भी रहता है, उसके लिए आप डॉक्सीवाइस ट्रामेटिल का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी ये है 8059097603, और मेरी कंसल्ट फीस रहेगी 100 रुपीज़ ऑनलाइन। तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना, कोई भी क्वेरी हो तो पूछना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे मिथ को जानने के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Hello everyone, myself Dr. Pooja Yadav and welcome to my YouTube channel and welcome to a new video and new topic। तो आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने पीछे भी एक वीडियो में पूछा था मुझसे कि भाई गर्भपात के बारे में, कैसे कैसे गर्भपात होता है। तो मैं आज आपको गर्भपात किस किस वजह से होता है उसके बारे में बताऊंगी, और डिटेल में ही बताऊंगी कि क्या आपको टेस्ट करवाना है, क्या आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं और क्यों गर्भपात होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं, अपना मिलते हैं टॉपिक के साथ। तो रही बात गर्भपात की, तो गर्भपात के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जिस महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उनके हस्बैंड का, तो चांसेस हैं 80% की आपको गर्भपात होगा। तो उसके लिए हमें एंटी-डी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। वो कब लगवाना पड़ता है? जब बेबी आपका हो जाता है आउट, और उसके बाद बेबी का ब्लड ग्रुप अगर माँ के ब्लड ग्रुप का ही है, मतलब नेगेटिव है, तो नहीं लगवाना, और अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली लगवाना है। और अगर हस्बैंड नेगेटिव है पहले से ही और वाइफ भी नेगेटिव है तो फिर एंटी-डी की नीड नहीं होती है। ये तो बात हुई बेबी के आउट होने की बात। और उससे पहले भी जब आपका 7th मंथ होता है, यानी 28 वीक्स होते हैं, 28 वीक्स से 32 वीक्स तक भी आप एंटी-डी का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों लगवाना चाहिए? तो क्या होता है कि इसमें एनामलीज का बच्चा क्रिएट होता है कि
जब हमें 7th मंथ में या फिर पहले से ब्लीडिंग हो जाती है कोई भी, तो ब्लड ग्रुप का पता नहीं चलता है, तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है, तो उस वजह से जो इम्यूनाइजेशन हम करते हैं, एंटीडी लगाते हैं, तो उस वजह से बच्चे में डिफॉर्मेटी हो जाती है और बार बार गर्भपात होने के चांस रहते हैं। और कई महिलाएं पूछती हैं कि जी मेरा पहला बच्चा ठीक है, तो मैं आप उन लोगों को ये कन्फर्म कर देती हूँ कि पहला बच्चा स्वस्थ ही होता है, उसके बाद ही गर्भपात की शिकायत होती है। तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। तो जिन महिलाओं को मैं एक नॉलेज की बात यही बता रही हूँ कि ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना और समझना भी इसको। तो एंटी डी का इंजेक्शन लगवाना है जिससे आपका गर्भपात ना होए, बार बार गर्भपात होने से आप बचें। दूसरा क्या है कि दूसरा इंजेक्शन का टाइमिंग क्या है। इंजेक्शन आफ्टर बेबी यानी बर्थ होने के बाद कब लगवाना चाहिए, तो इसका टाइमिंग है 72 घंटे तक। आपको 72 घंटे तक यानी 3 दिन का आपके पास टाइम होता है एंटी-डी का। उसमें डोज होती है 150 mg और 300 mg का होता है। तो आपको वो इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर अंदर लगवाना है, इसके बाद वो इंजेक्शन नहीं लगेगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और कंफर्म कर देती हूँ, जिन महिलाओं को एक बच्चा हो गया है, मान लो फर्स्ट आपको बेबी बॉय हुआ है, ठीक है, उसके बाद कई बार महिलाएं बच्चा रखना नहीं चाहती हैं, ठीक है भाई हमें और नहीं करना है, तो मैं उन महिलाओं को कंफर्म कर देती हूँ या तो वो मल्टीलोड लगवाएं या फिर अपना कुछ और सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं, ठीक है, बच्चा ना करें। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है क्या नहीं, आपको बार बार एमटीपी किट खानी पड़ती है, तो उसमें भी एंटी डी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो वो बहुत कॉस्टली लगता है। तो इसलिए इस चीज़ से आप बचें। ये एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपको नॉलेज मैं दे रही हूँ, इस चीज़ से आप बिल्कुल बचें। या तो आप मल्टीलोड का यूज करें या सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं। और जिन महिलाओं को मान लो बेबी बॉय की बजाय बेबी गर्ल होता है और वो बार बार वो भी तो कई बार अबॉर्शन करवा लेती हैं, भाई हमें अभी नहीं करना, हमारा छोटा बेबी है, तो उनको भी ये जरूरत पड़ेगी। तो कृपा करके इन चीज़ों से आप बचें, ठीक है। एक तो ये गर्भपात का फैक्टर ब्लड ग्रुप का होगा। दूसरा आपको एक टॉर्च टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें 4 बीमारी होती है, TORCH, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, R फॉर रूबेला, H फॉर herpes, C फॉर साइटोमेगालस। तो ये एंटीबॉडीज होती हैं IgG IgM। तो ये टॉर्च हमें टेस्ट करवाना होता है। ये एक वैक्सीन्स होती हैं, हो सकता है हमें पहले वैक्सीन्स ना लगी हो, उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को 4 में से किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1, कोई भी आ जाता है, कोई भी एक बीमारी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी बार बार गर्भपात होता है और बार बार बच्चा गिरता रहता है। तो वो आपको टॉर्च टेस्ट जरूर करवाना है, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर तो आपके ये हो गए हैं। और अबॉर्शन के ये भी चांस रहते हैं कि अगर आपके गर्भ में रिसोली है, ठीक है, फाइब्रोइड यूट्रस है, तो भी आपको चांस रहता है बार बार बच्चा गिरने का। तो फाइब्रोइड यूट्रस अगर किसी महिला को बच्चा एक भी नहीं है और उसका बार बार गिर रहा है, तो अगर 16 mm से 15 mm से कम का है फाइब्रोइड, तो मैं डेफिनेटली श्योरिटी देती हूँ कि आपकी रिसोली को मेल्ट हो जाएगी और आप कंसीव कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, भाई आपको लेप्रोस्कोपिक हो सकता है, वो दूरबीन से हटवानी पड़े, वो एक अलग फैक्टर है। तो तीसरा कारण हमने बताया कि गर्भ की रिसोली का हो जाना, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बच्चा गिरता है। 4th रीज़न ये है कि जो बार बार महिलाएं एमटीपी किट का यूज करती हैं, बार बार करती हैं, और बार बार वही महिलाएं करती हैं जो बोलती हैं कि मुझे अभी स्टडी कंप्लीट करनी है और मुझे अभी बच्चा नहीं रखना है, तो उसकी वजह से बच्चादानी कमज़ोर हो जाती है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है, बार बार बच्चा गिरता रहता है, और जब वो कंसीव करना चाहती हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि मेरा बच्चा फिर अबॉर्ट हो गया है। वो फिर अबॉर्ट का मीन्स मतलब पहले तो उन्होंने किया और उसके बाद उनको अबॉर्ट हुआ है, तो उनको ये दिमाग में नहीं आता कि आपने कितनी बार एमटीपी किट ली है या कितनी बार आपने डीएनसी करवाई है, सफाई करवाई है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है। तो मैं फिलहाल आपको ये बता देती हूँ कि नाउ ए डेज बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस के चांस रहते हैं। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पहले सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं, और अगर आपको कंसीव हो भी जाता है तो आप उस बच्चे को ना गिराएं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे कि गर्भपात होने के। और भी बहुत सारे रीजन है, जिसको सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है, जो सर्वेसाइटिस रहता है, उनको भी बार बार गर्भपात की शिकायत रहती है। तो मतलब मेनली इसमें मैं सिर्फ ये 2 ही फैक्टर को कंक्लूजन के हिसाब से बता रही थी कि क्योंकि इन्हीं की वजह से मतलब एक नॉलेज नहीं थी लोगों में और एक अवेयरनेस नहीं थी
पता है सबको, सारे डॉक्टर्स मतलब बता नहीं पाते हैं, मतलब उनको पता है, वो लिख भी देते हैं भाई आपको ये लगेगा ये लगेगा, बट यहाँ पेशेंट क्या सोचता है कि मुझे ये तो पता हो कि किस चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है, क्या लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने बता दिया है कि ब्लड ग्रुप का आपको विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को बहुत ज़्यादा। दूसरा, आपको ये ब्लीडिंग अगर हो भी जाती है, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना ही है। अगर आपको ब्लीडिंग हो भी जाती है, मान लो आपने कंसीव कर लिया है, तो डुफास्टोन की 10 mg की टैबलेट 40 mg में यानी 4 टैबलेट आपको तुरंत खा लेनी है, जिससे आपको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक की होती है, सोर्बिट्रेट होती है, हम जीभ के नीचे रखते हैं डेपिन को, सेम उसी प्रकार से आपको डुफास्टोन की 40 mg की टैबलेट स्टेट डोज में लेके और फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, वहां जाके आपको इंजेक्शन लगेंगे। और ठंडे इंजेक्शन जो आपकी भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठंडा इंजेक्शन जिसको हम एससीजी बोलते हैं। और एससीजी की यूनिट में यहाँ भी कंफर्म कर देती हूँ कि लोग 5000 यूनिट लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको 10,000 यूनिट होगी व्हेन शी ब्लीड्स। जब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आपको 10,000 यूनिट लगेगा फर्स्ट डोज, उसके बाद लगता है फिर 5000, और वो भी टिल 20 वीक्स यानी 5 महीने तक का है। जब शुरू में आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो जैसे कई महिला बताती है कि मुझे 7 दिन में इंजेक्शन लगता है, मुझे 14 दिन में लगता है, तो अगर आपको ब्लीडिंग की शिकायत हो भी जाती है और अगर बच्चे की धड़कन आ जाती है, अल्ट्रासाउंड में वाइबल प्रेगनेंसी आती है, लाइव बच्चा आता है, तो आपको 10,000 यूनिट लगवानी है, ठीक है। उसके बाद और आपको डुफास्टोन की 4 टैबलेट लेके डॉक्टर के पास पहुंचना है। तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या है कि प्रोजेस्टोन इंजेक्शन लगाते हैं, मैं उनको डिनाई नहीं कर रही। प्रोजेस्टोन इंजेक्शन जो है वो आईएम लगता है ना, तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन रहता है और बहुत दिन तक वो बर्फ को भी लगाती रहती है, आइस उस पर लगाती रहती है। तो आजकल अच्छे अच्छे इंजेक्शंस, एक्टिव फॉर्म के इंजेक्शंस चले हुए हैं, तो आप उन इंजेक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो एससीजी का 10,000 यूनिट जब आपको ब्लीड होता है तो, और डुफास्टोन 40 mg टैबलेट स्टेट में लेकर आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। और उसके बाद आपको जो पाँव है, पाँव को ऊपर रखना है, ठीक है। और उसके नीचे कुछ भी आप अपना कुछ भी तकिया वगैरह या फिर कोई भी हैवी चीज़ लगा के रखना है, ताकि ब्लीड ना होए। मिलने के बिल्कुल परहेज रहेंगे, आपस में इंटीमेट नहीं होना है, मिलना नहीं है, हैवी वर्क नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए, जैसे मान लो गर्भपात होता है, पहले तो मैंने इसमें गर्भपात का बताया और गर्भपात से बचने के उपाय भी बता रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको बिल्कुल इंटीमेट नहीं होना, काम भी मतलब छोटा मोटा हो सकता है, ज़्यादा बेड पे भी नहीं रहना है। और आपको इंजेक्शन की डोज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, एससीजी 10,000 यूनिट लगवानी है आपको। और डुफास्टोन की टैबलेट टीडीएस डोज लेनी है 4 स्टेट के बाद, यानी 4 इकट्ठी खा के उसके बाद टीडीएस रखना है, जब तक कि एंटिल ब्लीडिंग स्टॉप, जबकि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती है। उसके बाद आपको एक सुबह एक शाम कर लेनी है, धीरे धीरे करके 1 डोज पे आपको 10 mg की ओडी डोज पे आ जाना है। उसके साथ साथ आपको जब ये ब्लीड होता है तो बहुत सारी लेडीज की ये क्वेरी होती है कि मेरे बच्चे में कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं हो जाएगी, कोई एनामलीज तो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए आपको फोलिक एसिड जो आप ले रहे हो वो लो, लेकिन फोलिक एसिड में एक एक्टिव फॉर्म चला हुआ है, डीएचए बोलते हैं जिसको, डोकोक्सा हेक्सोइक पेंटोइक एसिड। एक ईपीए होता है, एक डीएचए होता है, डोकोक्सा हेक्सोइक एसिड, ईपीए4 इपोइक पेंटोइक एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको लेनी है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिससे बच्चे का ब्रेन, रेटिना सब डेवलपमेंट होगी, उससे ब्रेन कोई भी ऑर्गन की एनामलीज नहीं रहेगी। तो आपको ये 2 गोली का प्रयोग करना है। और साथ में आपको जैसे कोई भी उल्टी, उबाक, कच्चा मन, नोजिया, वोमिट जो भी रहता है, उसके लिए आप डॉक्सीवाइस्ट्रामेटिल का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी ये है 8059097603, और मेरी कंसल्ट फीस रहेगी 100 रुपीज़ ऑनलाइन, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना, कोई भी क्वेरी हो तो पूछना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे मिथ को जानने के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Hello everyone, myself Dr. Pooja Yadav and welcome to my YouTube channel and welcome to a new video and new topic। तो आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने पीछे भी एक वीडियो में पूछा था मुझसे कि भाई गर्भपात के बारे में, कैसे कैसे गर्भपात होता है। तो मैं आज आपको गर्भपात
किस किस वजह से होता है उसके बारे में बताऊंगी, और डिटेल में ही बताऊंगी कि क्या आपको टेस्ट करवाना है, क्या आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं और क्यों गर्भपात होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं, अपना मिलते हैं टॉपिक के साथ। तो रही बात गर्भपात की, तो गर्भपात के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जिस महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उनके हस्बैंड का, तो चांसेस हैं 80% की आपको गर्भपात होगा। तो उसके लिए हमें एंटी-डी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। वो कब लगवाना पड़ता है? जब बेबी आपका हो जाता है आउट, और उसके बाद बेबी का ब्लड ग्रुप अगर माँ के ब्लड ग्रुप का ही है, मतलब नेगेटिव है, तो नहीं लगवाना, और अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली लगवाना है। और अगर हस्बैंड नेगेटिव है पहले से ही और वाइफ भी नेगेटिव है तो फिर एंटी-डी की नीड नहीं होती है। ये तो बात हुई बेबी के आउट होने की बात। और उससे पहले भी जब आपका 7th मंथ होता है, यानी 28 वीक्स होते हैं, 28 वीक्स से 32 वीक्स तक भी आप एंटी-डी का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों लगवाना चाहिए? तो क्या होता है कि इसमें एनामलीज का बच्चा क्रिएट होता है कि जब हमें 7th मंथ में या फिर पहले से ब्लीडिंग हो जाती है कोई भी, तो ब्लड ग्रुप का पता नहीं चलता है, तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है, तो उस वजह से जो इम्यूनाइजेशन हम करते हैं, एंटी-डी लगाते हैं, तो उस वजह से बच्चे में डिफॉर्मिटी हो जाती है और बार बार गर्भपात होने के चांस रहते हैं। और कई महिलाएं पूछती हैं कि जी मेरा पहला बच्चा ठीक है, तो मैं आप उन लोगों को ये कन्फर्म कर देती हूँ कि पहला बच्चा स्वस्थ ही होता है, उसके बाद ही गर्भपात की शिकायत होती है। तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। तो जिन महिलाओं को, मैं एक नॉलेज की बात यही बता रही हूँ कि ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना और समझना भी इसको। तो एंटी-डी का इंजेक्शन लगवाना है जिससे आपका गर्भपात ना होए, बार बार गर्भपात होने से आप बचें। दूसरा क्या है कि इंजेक्शन का टाइमिंग क्या है। इंजेक्शन आफ्टर बेबी यानी बर्थ होने के बाद कब लगवाना चाहिए? तो इसका टाइमिंग है 72 घंटे तक। आपको 72 घंटे तक यानी 3 दिन का आपके पास टाइम होता है एंटी-डी का। उसमें डोज होती है 150 mg और 300 mg का होता है। तो आपको वो इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर अंदर लगवाना है, इसके बाद वो इंजेक्शन नहीं लगेगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और कंफर्म कर देती हूँ, जिन महिलाओं को एक बच्चा हो गया है, मान लो फर्स्ट आपको बेबी बॉय हुआ है, ठीक है, उसके बाद कई बार महिलाएं बच्चा रखना नहीं चाहती हैं, ठीक है भाई हमें और नहीं करना है, तो मैं उन महिलाओं को कंफर्म कर देती हूँ या तो वो मल्टीलोड लगवाएं या फिर अपना कुछ और सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं, ठीक है, बच्चा ना करें। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है क्या नहीं, आपको बार बार एमटीपी किट खानी पड़ती है, तो उसमें भी एंटी-डी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो वो बहुत कॉस्टली लगता है। तो इसलिए इस चीज़ से आप बचें। ये एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको नॉलेज मैं दे रही हूँ, इस चीज़ से आप बिल्कुल बचें। या तो आप मल्टीलोड का यूज करें या सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं। और जिन महिलाओं को मान लो बेबी बॉय की बजाय बेबी गर्ल होता है और वो बार बार, वो भी तो कई बार अबॉर्शन करवा लेती हैं, भाई हमें अभी नहीं करना, हमारा छोटा बेबी है, तो उनको भी ये जरूरत पड़ेगी। तो कृपा करके इन चीज़ों से आप बचें, ठीक है। एक तो ये गर्भपात का फैक्टर ब्लड ग्रुप का होगा। दूसरा आपको एक टॉर्च टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें 4 बीमारी होती हैं, TORCH, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, R फॉर रूबेला, H फॉर herpes और C फॉर साइटोमेगालस। तो ये एंटीबॉडीज होती हैं IgG IgM। तो ये टॉर्च हमें टेस्ट करवाना होता है। ये एक वैक्सीन्स होती हैं, हो सकता है हमें पहले वैक्सीन्स ना लगी हो, उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को 4 में से किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1, कोई भी आ जाता है, कोई भी एक बीमारी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी बार बार गर्भपात होता है और बार बार बच्चा गिरता रहता है। तो वो आपको टॉर्च टेस्ट जरूर करवाना है, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर तो आपके ये हो गए हैं। और अबॉर्शन के ये भी चांस रहते हैं कि अगर आपके गर्भ में रिसोली है, ठीक है, फाइब्रोइड यूट्रस है, तो भी आपको चांस रहता है बार बार बच्चा गिरने का। तो फाइब्रोइड यूट्रस अगर किसी महिला को बच्चा एक भी नहीं है और उसका बार बार गिर रहा है, तो अगर 16 mm से 15 mm से कम का है फाइब्रोइड, तो मैं डेफिनेटली श्योरिटी देती हूँ कि आपकी रिसोली को मेल्ट हो जाएगी और आप कंसीव कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, भाई आपको लेप्रोस्कोपिक हो सकता है, वो दूरबीन से हटवानी पड़े, वो एक अलग फैक्टर है। तो तीसरा कारण हमने बताया कि गर्भ की रिसोली का हो जाना, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बच्चा गिरता है।
फोर्थ रीज़न ये है कि जो बार बार महिलाएं एमटीपी किट का यूज करती हैं, बार बार करती हैं, और बार बार वही महिलाएं करती हैं जो बोलती हैं कि मुझे अभी स्टडी कंप्लीट करनी है और मुझे अभी बच्चा नहीं रखना है, तो उसकी वजह से बच्चादानी कमज़ोर हो जाती है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है, बार बार बच्चा गिरता रहता है, और जब वो कंसीव करना चाहती हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि मेरा बच्चा फिर अबॉर्ट हो गया है। वो फिर अबॉर्ट का मीन्स मतलब पहले तो उन्होंने किया और उसके बाद उनको अबॉर्ट हुआ है, तो उनको ये दिमाग में नहीं आता कि आपने कितनी बार एमटीपी किट ली है या कितनी बार आपने डीएनसी करवाई है, सफाई करवाई है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है। तो मैं फ़िलहाल आपको ये बता देती हूँ कि नाउ ए डेज़ बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस के चांस रहते हैं। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पहले सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं, और अगर आपको कंसीव हो भी जाता है तो आप उस बच्चे को ना गिराएं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे कि गर्भपात होने के। और भी बहुत सारे रीजन है, जिसको सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है, जो सर्वेसाइटिस रहता है, उनको भी बार बार गर्भपात की शिकायत रहती है। तो मतलब मेनली इसमें मैं सिर्फ ये दो ही फैक्टर को कंक्लूजन के हिसाब से बता रही थी कि क्योंकि इन्हीं की वजह से मतलब एक नॉलेज नहीं थी लोगों में और एक अवेयरनेस नहीं थी। पता है सबको, सारे डॉक्टर्स मतलब बता नहीं पाते हैं, मतलब उनको पता है, वो लिख भी देते हैं भाई आपको ये लगेगा ये लगेगा, बट यहाँ पेशेंट क्या सोचता है कि मुझे ये तो पता हो कि किस चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है, क्या लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने बता दिया है कि ब्लड ग्रुप का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा। दूसरा, आपको ये ब्लीडिंग अगर हो भी जाती है, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना ही है। अगर आपको ब्लीडिंग हो भी जाती है, मान लो आपने कंसीव कर लिया है, तो डुफास्टोन की 10 mg की टैबलेट 40 mg में यानी 4 टैबलेट आपको तुरंत खा लेनी है, जिससे आपको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक की होती है, सॉर्बिट्रेट होती है, हम जीभ के नीचे रखते हैं डेपिन को, सेम उसी प्रकार से आपको डुफास्टोन की 40 mg की टैबलेट स्टेट डोज में लेके और फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। वहाँ जाके आपको इंजेक्शन लगेंगे, और ठंडे इंजेक्शन जो आपकी भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठंडा इंजेक्शन जिसको हम एससीजी बोलते हैं। और एससीजी की यूनिट में यहाँ भी कंफर्म कर देती हूँ कि लोग 5000 यूनिट लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको 10,000 यूनिट होगी व्हेन शी ब्लीड्स। जब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आपको 10,000 यूनिट लगेगा फर्स्ट डोज, उसके बाद लगता है फिर 5000, और वो भी टिल 20 वीक्स यानी 5 महीने तक का है। जब शुरू में आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो जैसे कई महिला बताती है कि मुझे 7 दिन में इंजेक्शन लगता है, मुझे 14 दिन में लगता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग की शिकायत हो भी जाती है और अगर बच्चे की धड़कन आ जाती है, अल्ट्रासाउंड में वाइबल प्रेगनेंसी आती है, लाइव बच्चा आता है, तो आपको 10,000 यूनिट लगवानी है, ठीक है। उसके बाद और आपको डुफास्टोन की 4 टैबलेट लेके डॉक्टर के पास पहुंचना है। तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स क्या है कि प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगाते हैं। मैं उनको डिनाई नहीं कर रही, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो आईएम लगता है ना, तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन रहता है और बहुत दिन तक वो बर्फ को भी लगाती रहती है, आइस उस पर लगाती रहती है। तो आजकल अच्छे अच्छे इंजेक्शंस, एक्टिव फॉर्म के इंजेक्शंस चले हुए हैं, तो आप उन इंजेक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो एससीजी का 10,000 यूनिट जब आपको ब्लीड होता है तो, और डुफास्टोन 40 mg टैबलेट स्टेट में लेकर आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। और उसके बाद आपको जो पाँव है, पाँव को ऊपर रखना है, ठीक है। और उसके नीचे कुछ भी आप अपना कुछ भी तकिया वगैरह या फिर कोई भी हैवी चीज़ लगा के रखना है, ताकि ब्लीड ना होए। मिलने के बिल्कुल परहेज रहेंगे, आपस में इंटीमेट नहीं होना है, मिलना नहीं है, हैवी वर्क नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए, जैसे मान लो गर्भपात होता है, पहले तो मैंने इसमें गर्भपात का बताया और गर्भपात से बचने के उपाय भी बता रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको बिल्कुल इंटीमेट नहीं होना, काम भी मतलब छोटा मोटा हो सकता है, ज़्यादा बेड पे भी नहीं रहना है। और आपको इंजेक्शन की डोज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, एससीजी 10,000 यूनिट लगवानी है आपको। और डुफास्टोन की टैबलेट टीडीएस डोज लेनी है 4 स्टेट के बाद, यानी 4 इकट्ठी खा के उसके बाद टीडीएस रखना है, जब तक कि एंटिल ब्लीडिंग स्टॉप, जबकि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती है। उसके बाद आपको एक सुबह एक शाम
कर लेनी है, धीरे धीरे करके 1 डोज पे आपको 10 mg की ओडी डोज पे आ जाना है। उसके साथ साथ आपको जब ये ब्लीड होता है तो बहुत सारी लेडीज़ की ये क्वेरी होती है कि मेरे बच्चे में कोई डिफॉर्मेटीज़ तो नहीं हो जाएगी, कोई एनामलीज तो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए आपको फोलिक एसिड जो आप ले रहे हो वो लो, लेकिन फोलिक एसिड में एक एक्टिव फॉर्म चला हुआ है, DHA बोलते हैं जिसको, डोकोक्सा हेक्सोइक पेंटोइक एसिड। एक EPA होता है, एक DHA होता है, डोकोक्सा हेक्सोइक एसिड, EPA4 इपोइक पेंटोइक एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको लेनी है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है जिससे बच्चे का ब्रेन, रेटिना सब डेवलपमेंट होगी, उससे ब्रेन कोई भी ऑर्गन की एनामलीज नहीं रहेगी। तो आपको ये 2 गोली का प्रयोग करना है। और साथ में आपको जैसे कोई भी उल्टी, उबाक, कच्चा मन, नोजिया, वोमिट जो भी रहता है उसके लिए आप डॉक्सीवाइस ट्रामेटिल का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी ये है 8059097603। और मेरी कंसल्ट फीस रहेगी 100 रुपीज़ ऑनलाइन। तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना, कोई भी क्वेरी हो तो पूछना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे मिथ को जानने के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Hello everyone, myself Dr. Pooja Yadav and welcome to my YouTube channel and welcome to a new video and new topic। तो आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने पीछे भी एक वीडियो में पूछा था मुझसे कि भाई गर्भपात के बारे में, कैसे कैसे गर्भपात होता है। तो मैं आज आपको गर्भपात किस किस वजह से होता है उसके बारे में बताऊंगी, और डिटेल में ही बताऊंगी कि क्या आपको टेस्ट करवाना है, क्या आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं और क्यों गर्भपात होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपना, मिलते हैं टॉपिक के साथ। तो रही बात गर्भपात की, तो गर्भपात के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जिस महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उनके हस्बैंड का, तो चांसेस हैं 80% की आपको गर्भपात होगा। तो उसके लिए हमें एंटी-डी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। वो कब लगवाना पड़ता है? जब बेबी आपका हो जाता है आउट, और उसके बाद बेबी का ब्लड ग्रुप अगर माँ के ब्लड ग्रुप का ही है, मतलब नेगेटिव है, तो नहीं लगवाना, और अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली लगवाना है। और अगर हस्बैंड नेगेटिव है पहले से ही और वाइफ भी नेगेटिव है तो फिर एंटी-डी की नीड नहीं होती है। ये तो बात हुई बेबी के आउट होने की बाद। और उससे पहले भी जब आपका 7th मंथ होता है, यानी 28 वीक्स होते हैं, 28 वीक्स से 32 वीक्स तक भी आप एंटी-डी का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों लगवाना चाहिए? तो क्या होता है कि इसमें एनामलीज का बच्चा क्रिएट होता है कि जब हमें 7th मंथ में या फिर पहले से ब्लीडिंग हो जाती है कोई भी, तो ब्लड ग्रुप का पता नहीं चलता है, तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है। तो उस वजह से जो इम्यूनाइजेशन हम करते हैं, एंटी-डी लगाते हैं, तो उस वजह से बच्चे में डिफॉर्मिटी हो जाती है और बार बार गर्भपात होने के चांस रहते हैं। और कई महिलाएं पूछती हैं कि जी मेरा पहला बच्चा ठीक है। तो मैं आप उन लोगों को ये कन्फर्म कर देती हूँ कि पहला बच्चा स्वस्थ ही होता है, उसके बाद ही गर्भपात की शिकायत होती है। तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। तो जिन महिलाओं को, मैं एक नॉलेज की बात यही बता रही हूँ कि ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना और समझना भी इसको। तो एंटी-डी का इंजेक्शन लगवाना है जिससे आपका गर्भपात ना होए, बार बार गर्भपात होने से आप बचें। दूसरा क्या है कि दूसरा इंजेक्शन का टाइमिंग क्या है। इंजेक्शन आफ्टर बेबी यानी बर्थ होने के बाद कब लगवाना चाहिए? तो इसका टाइमिंग है 72 घंटे तक। आपको 72 घंटे तक यानी 3 दिन का आपके पास टाइम होता है एंटी-डी का। उसमें डोज होती है 150 mg और 300 mg का होता है। तो आपको वो इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर अंदर लगवाना है, इसके बाद वो इंजेक्शन नहीं लगेगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और कंफर्म कर देती हूँ, जिन महिलाओं को एक बच्चा हो गया है, मान लो फर्स्ट आपको बेबी बॉय हुआ है, ठीक है, उसके बाद कई बार महिलाएं बच्चा रखना नहीं चाहती हैं, ठीक है भाई हमें और नहीं करना है, तो मैं उन महिलाओं को कंफर्म कर देती हूँ या तो वो मल्टीलोड लगवाएं या फिर अपना कुछ और सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं, ठीक है, बच्चा ना करें। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है क्या नहीं। आपको बार बार एमटीपी किट खानी पड़ती है, तो उसमें भी एंटी-डी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो वो बहुत कॉस्टली लगता है। तो इसलिए इस चीज़ से आप बचें। ये एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको नॉलेज मैं दे रही हूँ, इस चीज़ से आप बिल्कुल बचें। या तो आप मल्टीलोड का यूज़ करें या सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं। और जिन महिलाओं को मान लो बेबी बॉय की बजाय बेबी गर्ल होता है और वो बार बार, वो भी तो कई बार
अबॉर्शन करवा लेती हैं, भाई हमें अभी नहीं करना, हमारा छोटा बेबी है, तो उनको भी ये जरूरत पड़ेगी। तो कृपा करके इन चीज़ों से आप बचें, ठीक है। एक तो ये गर्भपात का फैक्टर ब्लड ग्रुप का होगा। दूसरा आपको एक टॉर्च टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें 4 बीमारी होती हैं, TORCH, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, R फॉर रूबेला, H फॉर herpes, C फॉर साइटोमेगालस। तो ये एंटीबॉडीज होती हैं IgG, IgM। तो ये टॉर्च हमें टेस्ट करवाना होता है। ये एक वैक्सीन होती हैं, हो सकता है हमें पहले वैक्सीन ना लगी हो, उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को 4 में से किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1, कोई भी आ जाता है, कोई भी एक बीमारी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी बार बार गर्भपात होता है और बार बार बच्चा गिरता रहता है। तो वो आपको टॉर्च टेस्ट जरूर करवाना है, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर तो आपके ये हो गए हैं। और अबॉर्शन के ये भी चांस रहते हैं कि अगर आपके गर्भ में रिसोली है, ठीक है, फाइब्रोइड यूट्रस है, तो भी आपको चांस रहता है बार बार बच्चा गिरने का। तो फाइब्रोइड यूट्रस अगर किसी महिला को बच्चा एक भी नहीं है और उसका बार बार गिर रहा है, तो अगर 16 mm से 15 mm से कम का है फाइब्रोइड, तो मैं डेफिनेटली श्योरिटी देती हूँ कि आपकी रिसोली को मेल्ट हो जाएगी और आप कंसीव कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, भाई आपको लेप्रोस्कोपिक हो सकता है, वो दूरबीन से हटवानी पड़े, वो एक अलग फैक्टर है। तो तीसरा कारण हमने बताया कि गर्भ की रिसोली का हो जाना, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बच्चा गिरता है। 4th रीज़न ये है कि जो बार बार महिलाएं MTP किट का यूज करती हैं, बार बार करती हैं, और बार बार वही महिलाएं करती हैं जो बोलती हैं कि मुझे अभी स्टडी कंप्लीट करनी है और मुझे अभी बच्चा नहीं रखना है, तो उसकी वजह से बच्चादानी कमज़ोर हो जाती है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है, बार बार बच्चा गिरता रहता है, और जब वो कंसीव करना चाहती हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि मेरा बच्चा फिर अबॉर्ट हो गया है। वो फिर अबॉर्ट का मीन्स मतलब पहले तो उन्होंने किया और उसके बाद उनको अबॉर्ट हुआ है, तो उनको ये दिमाग में नहीं आता कि आपने कितनी बार MTP किट ली है या कितनी बार आपने DNC करवाई है, सफाई करवाई है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है। तो मैं फिलहाल आपको ये बता देती हूँ कि नाउ ए डेज बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस के चांस रहते हैं। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पहले सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं, और अगर आपको कंसीव हो भी जाता है तो आप उस बच्चे को ना गिराएं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे कि गर्भपात होने के। और भी बहुत सारे रीजन है, जिसको सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है, जो सर्वेसाइटिस रहता है, उनको भी बार बार गर्भपात की शिकायत रहती है। तो मतलब मेनली इसमें मैं सिर्फ ये 2 ही फैक्टर को कंक्लूजन के हिसाब से बता रही थी कि क्योंकि इन्हीं की वजह से मतलब एक नॉलेज नहीं थी लोगों में और एक अवेयरनेस नहीं थी। पता है सबको, सारे डॉक्टर्स मतलब बता नहीं पाते हैं, मतलब उनको पता है, वो लिख भी देते हैं भाई आपको ये लगेगा, बट यहाँ पेशेंट क्या सोचता है कि मुझे ये तो पता हो कि किस चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है, क्या लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने बता दिया है कि ब्लड ग्रुप का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा। दूसरा, आपको ये ब्लीडिंग अगर हो भी जाती है, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना ही है। अगर आपको ब्लीडिंग हो भी जाती है, मान लो आपने कंसीव कर लिया है, तो डुफास्टोन की 10 mg की टैबलेट 40 mg में यानी 4 टैबलेट आपको तुरंत खा लेनी है, जिससे आपको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक की होती है, सॉर्बिट्रेट होती है, हम जीभ के नीचे रखते हैं डेपिन को, सेम उसी प्रकार से आपको डुफास्टोन की 40 mg की टैबलेट स्टेट डोज में लेके और फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। वहाँ जाके आपको इंजेक्शन लगेंगे, और ठंडे इंजेक्शन जो आपकी भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठंडा इंजेक्शन जिसको हम SCG बोलते हैं। और SCG की यूनिट में यहाँ भी कंफर्म कर देती हूँ कि लोग 5000 यूनिट लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको 10,000 यूनिट होगी व्हेन शी ब्लीड्स। जब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आपको 10,000 यूनिट लगेगा फर्स्ट डोज, उसके बाद लगता है फिर 5000, और वो भी टिल 20 वीक्स यानी 5 महीने तक का है। जब शुरू में आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो जैसे कई महिला बताती है कि मुझे 7 दिन में इंजेक्शन लगता है, मुझे 14 दिन में लगता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग की शिकायत हो भी जाती है और अगर बच्चे की धड़कन आ जाती है, अल्ट्रासाउंड में वाइबल प्रेगनेंसी आती है, लाइव बच्चा आता है, तो आपको 10,000 यूनिट लगवानी है, ठीक है। उसके बाद और आपको डुफास्टोन की 4 टैबलेट लेके डॉक्टर के पास पहुंचना है। तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स क्या है कि प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगाते हैं। मैं उनको डिनाई नहीं कर रही, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो IM लगता है ना, तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन रहता है और बहुत दिन तक वो बर्फ़ को भी लगाती रहती है, आइस उस पर लगाती रहती हैं। तो आजकल अच्छे इंजेक्शंस, एक्टिव फॉर्म के इंजेक्शंस चले हुए हैं, तो आप उन इंजेक्शंस का उपयोग कर सकते
सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो एससीजी का 10,000 यूनिट जब आपको ब्लीड होता है तो, और डूफास्टोन 40 mg टैबलेट स्टेट में लेकर आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। और उसके बाद आपको जो पाँव है, पाँव को ऊपर रखना है, ठीक है, और उसके नीचे कुछ भी आप अपना कुछ भी तकिया वगैरह या फिर कोई भी हैवी चीज़ लगा के रखना है ताकि ब्लीड ना होए। मिलने के बिल्कुल परहेज रहेंगे, आपस में इंटीमेट नहीं होना है, मिलना नहीं है, हैवी वर्क नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए जैसे मान लो गर्भपात होता है, पहले तो मैंने इसमें गर्भपात का बताया और गर्भपात से बचने के उपाय भी बता रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको बिल्कुल इंटीमेट नहीं होना, काम भी मतलब छोटा मोटा हो सकता है, ज़्यादा बेड पे भी नहीं रहना है। और आपको इंजेक्शन की डोज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, एससीजी 10,000 यूनिट लगवानी है आपको। और डूफास्टोन की टैबलेट टीडीएस डोज लेनी है 4 स्टेट के बाद, यानी 4 इकट्ठी खा के उसके बाद टीडीएस रखना है जब तक कि अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप, जबकि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती है। उसके बाद आपको एक सुबह एक शाम कर लेनी है, धीरे धीरे करके 1 डोज पे आपको 10 mg की ओडी डोज पे आ जाना है। उसके साथ साथ आपको जब ये ब्लीड होता है तो बहुत सारी लेडीज की ये क्वेरी होती है कि मेरे बच्चे में कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं हो जाएगी, कोई एनामलीज तो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए आपको फोलिक एसिड जो आप ले रहे हो वो लो, लेकिन फोलिक एसिड में एक एक्टिव फॉर्म चला हुआ है, डीएचए बोलते हैं जिसको, डोकोक्सा हेक्सोइक पेंटोइक एसिड। एक ईपीए होता है, एक डीएचए होता है, डोकोक्सा हेक्सोइक एसिड, ईपीए4 इपोइक पेंटोइक एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको लेनी है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है जिससे बच्चे का ब्रेन, रेटिना सब डेवलपमेंट होगी, उससे ब्रेन कोई भी ऑर्गन की एनामलीज नहीं रहेगी। तो आपको ये 2 गोली का प्रयोग करना है। और साथ में आपको जैसे कोई भी उल्टी उबाक, कच्चा मन, नोजिया, वोमिट जो भी रहता है उसके लिए आप डॉक्सीवाइस ट्रामेटिल का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी ये है 8059097603। और मेरी कंसल्ट फीस रहेगी 100 रुपीज़ ऑनलाइन, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना, कोई भी क्वेरी हो तो पूछना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे मिथ को जानने के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Hello everyone, myself Dr. Pooja Yadav and welcome to my YouTube channel and welcome to a new video and new topic। तो आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने पीछे भी एक वीडियो में पूछा था मुझसे कि भाई गर्भपात के बारे में, कैसे कैसे गर्भपात होता है। तो मैं आज आपको गर्भपात किस किस वजह से होता है उसके बारे में बताऊंगी, और डिटेल में ही बताऊंगी कि क्या आपको टेस्ट करवाना है, क्या आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं और क्यों गर्भपात होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं, अपना मिलते हैं टॉपिक के साथ। तो रही बात गर्भपात की, तो गर्भपात के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जिस महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उनके हस्बैंड का, तो चांसेस हैं 80% की आपको गर्भपात होगा। तो उसके लिए हमें एंटी डी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। वो कब लगवाना पड़ता है? जब बेबी आपका हो जाता है आउट, और उसके बाद बेबी का ब्लड ग्रुप अगर माँ के ब्लड ग्रुप का ही है, मतलब नेगेटिव है, तो नहीं लगवाना, और अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली लगवाना है। और अगर हस्बैंड नेगेटिव है पहले से ही और वाइफ भी नेगेटिव है तो फिर एंटी डी की नीड नहीं होती है। ये तो बात हुई बेबी के आउट होने की बाद। और उससे पहले भी जब आपका 7th मंथ होता है, यानी 28 वीक्स होते हैं, 28 वीक्स से 32 वीक्स तक भी आप एंटी डी का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों लगवाना चाहिए? तो क्या होता है कि इसमें एनामलीज का बच्चा क्रिएट होता है कि जब हमें 7th मंथ में या फिर पहले से ब्लीडिंग हो जाती है कोई भी, तो ब्लड ग्रुप का पता नहीं चलता है, तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है। तो उस वजह से जो इम्यूनाइजेशन हम करते हैं, एंटी डी लगाते हैं, तो उस वजह से बच्चे में डिफॉर्मिटी हो जाती है और बार बार गर्भपात होने के चांस रहते हैं। और कई महिलाएं पूछती हैं कि जी मेरा पहला बच्चा ठीक है, तो मैं आप उन लोगों को ये कन्फर्म कर देती हूँ कि पहला बच्चा स्वस्थ ही होता है, उसके बाद ही गर्भपात की शिकायत होती है। तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। तो जिन महिलाओं को मैं एक नॉलेज की बात यही बता रही हूँ कि ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना और समझना भी इसको। तो एंटी डी का इंजेक्शन लगवाना है जिससे आपका गर्भपात ना होए, बार बार गर्भपात होने से आप बचे। दूसरा क्या है कि
दूसरा, इंजेक्शन का टाइमिंग क्या है, इंजेक्शन आफ्टर बेबी यानी बर्थ होने के बाद कब लगवाना चाहिए, तो इसका टाइमिंग है 72 घंटे तक। आपको 72 घंटे तक यानी 3 दिन का आपके पास टाइम होता है एनटीडी का। उसमें डोज होती है 150 mg और 300 mg का होता है। तो आपको वो इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर अंदर लगवाना है, इसके बाद वो इंजेक्शन नहीं लगेगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और कंफर्म कर देती हूँ, जिन महिलाओं को एक बच्चा हो गया है, मान लो फर्स्ट आपको बेबी बॉय हुआ है, ठीक है, उसके बाद कई बार महिलाएं बच्चा रखना नहीं चाहती हैं, ठीक है भाई हमें और नहीं करना है, तो मैं उन महिलाओं को कंफर्म कर देती हूँ या तो वो मल्टीलोड लगवाएं या फिर अपना कुछ और सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं, ठीक है, बच्चा ना करें। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है क्या नहीं, आपको बार बार एमटीपी किट खानी पड़ती है, तो उसमें भी एंटी डी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो वो बहुत कॉस्टली लगता है। तो इसलिए इस चीज़ से आप बचें। ये एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपको नॉलेज मैं दे रही हूँ, इस चीज़ से आप बिल्कुल बचें। या तो आप मल्टीलोड का यूज करें या सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं। और जिन महिलाओं को मान लो बेबी बॉय की बजाय बेबी गर्ल होता है और वो बार बार वो भी तो कई बार अबॉर्शन करवा लेती हैं, भाई हमें अभी नहीं करना, हमारा छोटा बेबी है, तो उनको भी ये जरूरत पड़ेगी। तो कृपा करके इन चीज़ों से आप बचें, ठीक है। एक तो ये गर्भपात का फैक्टर ब्लड ग्रुप का होगा। दूसरा, आपको एक टॉर्च टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें 4 बीमारी होती है, TORCH, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, R फॉर रूबेला, H फॉर herpes, C फॉर साइटोमेगालस। तो ये एंटीबॉडीज होती हैं IgG IgM। तो ये टॉर्च हमें टेस्ट करवाना होता है। ये एक वैक्सीन्स होती हैं, हो सकता है हमें पहले वैक्सीन्स ना लगी हो, उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को 4 में से किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1, कोई भी आ जाता है, कोई भी एक बीमारी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी बार बार गर्भपात होता है और बार बार बच्चा गिरता रहता है। तो वो आपको टॉर्च टेस्ट जरूर करवाना है, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर तो आपके ये हो गए हैं। और अबॉर्शन के ये भी चांस रहते हैं कि अगर आपके गर्भ में रिसोली है, ठीक है, फाइब्रोइड यूट्रस है, तो भी आपको चांस रहता है बार बार बच्चा गिरने का। तो फाइब्रोइड यूट्रस अगर किसी महिला को बच्चा एक भी नहीं है और उसका बार बार गिर रहा है, तो अगर 16 mm से 15 mm से कम का है फाइब्रोइड, तो मैं डेफिनेटली श्योरिटी देती हूँ कि आपकी रिसोली को मेल्ट हो जाएगी और आप कंसीव कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, भाई आपको लेप्रोस्कोपिक हो सकता है, वो दूरबीन से हटवानी पड़े, वो एक अलग फैक्टर है। तो तीसरा कारण हमने बताया कि गर्भ की रिसोली का हो जाना, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बच्चा गिरता है। फोर्थ रीजन ये है कि जो बार बार महिलाएं एमटीपी किट का यूज करती हैं, बार बार करती हैं, और बार बार वही महिलाएं करती हैं जो बोलती हैं कि मुझे अभी स्टडी कंप्लीट करनी है और मुझे अभी बच्चा नहीं रखना है, तो उसकी वजह से बच्चादानी कमज़ोर हो जाती है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है, बार बार बच्चा गिरता रहता है, और जब वो कंसीव करना चाहती हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि मेरा बच्चा फिर अबॉर्ट हो गया है। वो फिर अबॉर्ट का मीन्स मतलब पहले तो उन्होंने किया और उसके बाद उनको अबॉर्ट हुआ है, तो उनको ये दिमाग में नहीं आता कि आपने कितनी बार एमटीपी किट ली है या कितनी बार आपने डीएनसी करवाई है, सफाई करवाई है। तो उन महिलाओं को भी बार बार गर्भपात की शिकायत होती है। तो मैं फिलहाल आपको ये बता देती हूँ कि नाउ ए डेज बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस के चांस रहते हैं। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पहले सेफ अनसेफ पीरियड को अपनाएं, और अगर आपको कंसीव हो भी जाता है तो आप उस बच्चे को ना गिराएं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे कि गर्भपात होने के। और भी बहुत सारे रीजन है, जिसको सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है, जो सर्वेसाइटिस रहता है, उनको भी बार बार गर्भपात की शिकायत रहती है। तो मतलब मेनली इसमें मैं सिर्फ ये 2 ही फैक्टर को कंक्लूजन के हिसाब से बता रही थी कि क्योंकि इन्हीं की वजह से मतलब एक नॉलेज नहीं थी लोगों में और एक अवेयरनेस नहीं थी। पता है सबको, सारे डॉक्टर्स मतलब बता नहीं पाते हैं, मतलब उनको पता है, वो लिख भी देते हैं भाई आपको ये लगेगा, बट यहाँ पेशेंट क्या सोचता है कि मुझे ये तो पता हो कि किस चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है, क्या लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने बता दिया है कि ब्लड ग्रुप का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा। दूसरा, आपको ये ब्लीडिंग अगर हो भी जाती है, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना ही है। अगर आपको ब्लीडिंग हो भी जाती है, मान लो आपने कंसीव कर लिया है, तो डुफास्टोन की 10 mg की टैबलेट
40 mg में, यानी 4 टैबलेट आपको तुरंत खा लेनी है, जिससे आपको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक की होती है, सॉर्बिट्रेट होती है, हम जीभ के नीचे रखते हैं डेपिन को, सेम उसी प्रकार से आपको डूफास्टोन की 40 mg की टैबलेट स्टेट डोज में लेके और फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। वहाँ जाके आपको इंजेक्शन लगेंगे, और ठंडे इंजेक्शन जो आपकी भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठंडा इंजेक्शन जिसको हम SCG बोलते हैं। और SCG की यूनिट में यहाँ भी कंफर्म कर देती हूँ कि लोग 5000 यूनिट लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको 10,000 यूनिट होगी व्हेन शी ब्लीड्स। जब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आपको 10,000 यूनिट लगेगा फर्स्ट डोज, उसके बाद लगता है फिर 5000, और वो भी टिल 20 वीक्स, यानी 5 महीने तक का है। जब शुरू में आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो जैसे कई महिला बताती है कि मुझे 7 दिन में इंजेक्शन लगता है, मुझे 14 दिन में लगता है, तो अगर आपको ब्लीडिंग की शिकायत हो भी जाती है और अगर बच्चे की धड़कन आ जाती है, अल्ट्रासाउंड में वाइबल प्रेगनेंसी आती है, लाइव बच्चा आता है, तो आपको 10,000 यूनिट लगवानी है, ठीक है। उसके बाद और आपको डूफास्टोन की 4 टैबलेट लेके डॉक्टर के पास पहुंचना है। तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या है कि प्रोजेस्टोन इंजेक्शन लगाते हैं। मैं उनको डिनाई नहीं कर रही, प्रोजेस्टोन इंजेक्शन जो है वो IM लगता है ना, तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन रहता है और बहुत दिन तक वो बर्फ को भी लगाती रहती है, आइस उस पर लगाती रहती है। तो आजकल अच्छे अच्छे इंजेक्शंस, एक्टिव फॉर्म के इंजेक्शंस चले हुए हैं, तो आप उन इंजेक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो SCG का 10,000 यूनिट जब आपको ब्लीड होता है तो, और डूफास्टोन 40 mg टैबलेट स्टेट में लेकर आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। और उसके बाद आपको जो पाँव है, पाँव को ऊपर रखना है, ठीक है, और उसके नीचे कुछ भी आप अपना कुछ भी तकिया वगैरह या फिर कोई भी हैवी चीज़ लगा के रखना है, ताकि ब्लीड ना होए। मिलने के बिल्कुल परहेज रहेंगे, आपस में इंटीमेट नहीं होना है, मिलना नहीं है, हैवी वर्क नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए, जैसे मान लो गर्भपात होता है, पहले तो मैंने इसमें गर्भपात का बताया और गर्भपात से बचने के उपाय भी बता रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको बिल्कुल इंटीमेट नहीं होना, काम भी मतलब छोटा मोटा हो सकता है, ज़्यादा बेड पे भी नहीं रहना है। और आपको इंजेक्शन की डोज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, SCG 10,000 यूनिट लगवानी है आपको। और डूफास्टोन की टैबलेट TDS डोज लेनी है 4 स्टेट के बाद, यानी 4 इकट्ठी खा के उसके बाद TDS रखना है, जब तक कि अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप, जबकि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती है। उसके बाद आपको एक सुबह एक शाम कर लेनी है, धीरे धीरे करके 1 डोज पे आपको 10 mg की OD डोज पे आ जाना है। उसके साथ साथ आपको जब ये ब्लीड होता है तो बहुत सारी लेडीज़ की ये क्वेरी होती है कि मेरे बच्चे में कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं हो जाएगी, कोई एनामलीज तो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए आपको फोलिक एसिड जो आप ले रहे हो वो लो, लेकिन फोलिक एसिड में एक एक्टिव फॉर्म चला हुआ है, DHA बोलते हैं जिसको, डोकोक्सा हेक्सोइक पेंटोइक एसिड। एक EPA होता है, एक DHA होता है, डोकोक्सा हेक्सोइक एसिड, EPA4 इपोइक पेंटोइक एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको लेनी है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिससे बच्चे का ब्रेन, रेटिना सब डेवलपमेंट होगी, उससे ब्रेन कोई भी ऑर्गन की एनामलीज नहीं रहेगी। तो आपको ये 2 गोली का प्रयोग करना है। और साथ में आपको जैसे कोई भी उल्टी, उबाक, कच्चा मन, नोजिया, वोमिट जो भी रहता है, उसके लिए आप डॉक्सीवेस रामेटिल का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी ये है 8059097603, और मेरी कंसल्ट फीस रहेगी 100 रुपीज़ ऑनलाइन। तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना, कोई भी क्वेरी हो तो पूछना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे मिथ को जानने के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।